आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और आप देख रहे हो हिस्ट्री क्लास 6 की, जिसमें हम 7th चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी की तरह सुनना है आपने। हर एक चीज़ क्लियर होगी, आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं लगेगी कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर न लिख पाओ। ठीक है, बात शुरू करते हैं। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को कुछ पैसे मिले थे। दादाजी ने उसे कड़क नोट दिए थे। ठीक है, उसने अपने हाथ में जैसे ही नोट रखा तो उसने उस पर देखा कि इस पे ना कुछ चीज़ है जो उसे मतलब अट्रैक्ट कर रही थी। उसने क्या देखा ऐसा? तो देखो, उसने गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा देखा और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर के चित्र देखे। उसने सोचा आखिर ये शेर कहाँ से आए हैं। उसने नोट लिया, उसने सोचा चलो कुछ शॉपिंग करते हैं। साथ में उसने फिर ये चीज़ें भी देखी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में भी आनी चाहिए। जब भी आप कोई चीज़ लेते हो हाथ में तो उसके बारे में जानने की कोशिश किया करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य एक साम्राज्य, मतलब साम्राज्य कब बनता है? जब बहुत सारे छोटे छोटे राज्य मिलकर काम करते हैं, किसी के अंडर में होते हैं, तो वो साम्राज्य बन जाते हैं। हम जिन शेरों के रूपे पर चित्र देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों पर काट कर बनाया गया, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। तो अब आपको ये पता चल गया कि जो नोट के ऊपर पैसे होते नोटों के ऊपर जो चित्र होते हैं ना, वो नोट सारनाथ में है। इसी तरह से उनको पत्थर पर काट कर बनाया गया है। ठीक है, तुमने अध्याय 6 में पढ़ा। ऐसा पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा है तो अध्याय 6 को सुनो और पढ़ो अपनी बुक से। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक थे अशोक। ठीक है, महान राजा थे अशोक। अब आपको पता चलेगा क्या क्या महान उन्होंने कार्य किए। इसके पहले कई स्तंभों और पत्थर पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। ठीक है, लिखते थे ना, उनको अभिलेख क्या कहते हैं? अभिलेख किसे कहते हैं, याद है आपको? कि जब आप किसी पत्थर पे या फिर किसी मेटल के ऊपर कुछ खुदवाते हो, लिखवाते हो, तो उसे अभिलेख कहते हैं। इसके पहले हम यह जाने कि अभिलेख में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। मतलब अब राजा था अशोक, सम्राट था, उसके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा, ये भी हम जानेंगे। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। मतलब जो अशोक थे उनके दादा भी क्या थे? सम्राट थे। तो उन्होंने 2300 साल पहले की थी। उनके दादा ने, क्या नाम था उनका? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। अब देखो क्या क्या नाम पता चले आपको? चंद्रगुप्त मौर्य, ये कौन थे? अशोक के दादाजी। ठीक है, फिर चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक इंसान के बारे में पता चला जिन्होंने किसकी सहायता की थी? चंद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त अशोक के दादाजी, ऐसे याद करना। चाणक्य के विचार हमें कहाँ मिलते हैं? अर्थशास्त्र की किताब में हमें मिलते हैं। अब बात करते हैं वंश की। वंश मतलब ऐसे कह लो पीढ़ियाँ, खानदान। जब हम एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, जब एक ही परिवार के पहले दादा राजा थे, फिर उसके पिताजी दादा हो गए, फिर वो खुद राजा बन गए, तो इसे क्या कहते हैं? तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त कौन थे? अशोक के दादा। उनका बेटा बिंदुसार कौन थे? अशोक के पिताजी। फिर बिंदुसार का पुत्र कौन हुआ? अशोक। ठीक है, ये दादा हैं, ये पिता हैं और ये अशोक खुद हैं। ठीक है, इस तरह से इनका वंश है। ये याद रखना, भूलना नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा था अशोक। फिर साम्राज्य में बहुत से नगर थे। ठीक है, कितने सारे नगर थे वो आप देख लेना, अभी दिखा भी दूंगी मैं। इनमें साम्राज्य की राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र और उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। क्यों थे? मतलब राजधानी तो एक ही होनी चाहिए ना। तो आप सोचो कि उनकी पाटलिपुत्र भी राजधानी थी, उज्जैन भी राजधानी थी और तक्षशिला भी राजधानी थी। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। इतनी सारी राजधानी रखने का मतलब तो कुछ होगा ना, उनको सुविधा हो जाए। उनका इतना बड़ा एरिया है भाई, एक ही जगह पे आप हर बार वेट करोगे कि वहीं जाके सारा काम होगा? नहीं, अपनी सुविधा के लिए उन्होंने 3-3 राजधानियां बना रखी थी। तो देखो, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया का रास्ता था, दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाला रास्ता था। शायद नगरों में व्यापारी और सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। आपको पता है कि पैसे वाले लोग ही शहर में गुजारा कर सकते हैं, उस ज़माने में भी ये था और आज भी ये है। फिर था
साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे, ठीक है। और मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। मध्य भारत में, अभी भी जो मध्य भारत है तब भी जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण कर जानवरों का शिकार करके जीवन चलाते थे। अब था साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न क्या है भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो ये देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी कि सम्राट अशोक थे, उनके हिस्से में उत्तर पूर्व का हिस्सा नहीं था और ये बिल्कुल लास्ट वाला हिस्सा उनके कंट्रोल में नहीं था। बाकी सारे ये सम्राट अशोक के जो रेड रेड निशान दिख रहे हैं वो सारे प्रमुख नगर हैं। ये किसके? मौर्य शासक के, ठीक है, अशोक के। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई राज्य है वो साम्राज्य से कैसे अलग होगा, क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, ठीक है। एक राज्य होगा वो थोड़ा सा छोटा होगा, साम्राज्य होगा वो बड़ा होगा और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। तो साम्राज्य बड़ा है तो बड़ी सेना की ज़रूरत होगी उनके लिए, है ना। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। संसाधन मतलब पैसा भी ज़्यादा चाहिए उनको, सेनाएं भी ज़्यादा चाहिए उनको और रख रखाव के लिए खर्चा भी ज़्यादा चाहिए उनको, तो टैक्स वगैरह भी ज़्यादा लेंगे। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। तो फिर वो ऐसे ही चमचे रखते हैं कि भाई तुम ज़्यादा पैसा लेकर आओ। साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता है? साम्राज्य का प्रशासन ये समझेंगे। ये हिस्ट्री की तरह मत लो, मैं फिर से बता रही हूँ, आप इसको इस तरह से समझो कि अगर आप राजा होते तो आप क्या करते। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, ठीक है, मौर्य का साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन चलाया जाता था। पाटलिपुत्र और उनके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। पाटलिपुत्र क्या थी? उनकी राजधानी थी, तो सीधा ही नियंत्रण होगा वो, क्योंकि राजधानी में तो राजा सम्राट होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इलाके के गांवों और शहरों में किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। तो वहाँ के लिए तो वो खुद ही नियुक्ति करेगा। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। तो ये तो होगा ही, क्योंकि राजा का काम ना करे और फिर उसको सजा ना मिले तो फिर राजा किस काम का, समझ गए। तो सजा भी देते थे। इसमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था, ठीक है। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। अब कोई अधिकारी खुद ही गड़बड़ घोटाला ना कर जाए, कोई टैक्स खा ना जाए बीच में, तो उसके लिए भी उन्होंने छोड़े हुए थे कौन? जासूस, ठीक है। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मतलब एक दूसरे के ऊपर उन्होंने चालाक जासूस छोड़ रखे थे ताकि कोई भी गड़बड़ी ना करे। फिर था मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे प्रांत या क्षेत्र थे, ठीक है। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, ठीक है। मतलब 3 अगर राजधानी हैं तो उन पे पूरे क्षेत्र पे आसानी से नियंत्रण रख पा रहे थे सम्राट। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां राज्यपाल मतलब गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था, ठीक है। मतलब ऐसा है कि जो जगह है वहाँ पे जो परंपराएं हैं उनको मानने में मतलब सम्राट को कोई दिक्कत नहीं थी। फिर प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें भी जो भी संसाधन कर या भेंट के रूप में मिलता था उसे इकट्ठा किया जाता था। जैसे कि अर्थशास्त्र में लिखा है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था ये देखना आप, कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि अशोक के राज्य में उत्तर पश्चिम से क्या मिलता था? कंबल, ठीक है। और सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए क्या था? दक्षिण भारत। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना क्या होता है? अगर मैं आपको गिफ्ट दूँ और मैं ऐसे बोलूँ आपके लिए नजराना पेश है, तो आप समझ जाना कि ये गिफ्ट है, ठीक है। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था, ठीक है। नजराना भी इकट्ठा किया जाता था जब भी संभव होता था। कर तो देना ही है, साथ में नजराना भी देना है। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय लोग ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से
इसे देते थे। मतलब मैं कर भी दे रही हूँ, और अगर मेरे पास ज़्यादा मतलब आमदनी है या फिर ज़्यादा ही कुछ शौक़ है सम्राट से शाबाशी लेने का, तो मैं नजराना भी दूंगी। ठीक है, इस तरह से लोग करते थे। अब राजधानी में सम्राट, अब राजधानी में पढ़ लेते हैं सम्राट साहब क्या करते थे। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। ठीक है, क्या विवरण दिया? उसने सम्राट अशोक के बारे में विवरण दिया। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। मतलब जब भी सम्राट जनता के बीच में जाएगा तो उसका आना ही एक शोभा यात्रा के रूप में होता था और जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंग रक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियार हाथियों पर सवार रहते थे। ठीक है, अब राजा निकल रहा है, सोने चांदी के तो होंगे ही, मतलब हाथियों पर भी सोना चांदी देखो, और उनकी पालकी भी सोने की। कुछ अंगरक्षक पेड़ को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। ठीक है, वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनका खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। मतलब उनको अपनी सेफ्टी की इतनी चिंता थी कि देखो क्या क्या उन्होंने वो किया था कि पहले तो नौकर खाएगा, कोई खास नौकर। ठीक है, अगर उसे कुछ दिक्कत आती है तो राजा वो खाना नहीं खाएगा। फिर महिलाएं उनके पास हथियार बंद रहती थी। फिर वो एक ही कमरे में 2 रात नहीं सोएंगे, क्योंकि 2 रात में तो कोई पता कर लेगा ना कि तीसरी रात भी यहीं सो रहा है राजा, चलो इसको टपका देते हैं। ऐसे वो अपना ख्याल रखते थे। फिर है और पाटलिपुत्र के बारे में। अभी कहाँ है पाटलिपुत्र? हमारे पटना में है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल चीर से घिरा है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं, 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिलों वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। चारों तरफ से उद्यान और सीढ़ियों के बने बसेरों से ये घिरा हुआ है। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाने को क्यों चखते थे? पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह से अलग है? तो ये डिफरेंस तो आप खुद भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको करवाऊँ तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, बहुत अच्छे से स्टोरी की तरह करेंगे हम पूरा चैप्टर। और अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थी। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। मतलब राजा किसी को नहीं छोड़ेगा, चाहे आप जंगल में रहते हो चाहे आप शहर में रहते हो। ठीक है, फिर नजराना भी पेश करते थे लोग, याद है ना। फिर अशोक एक अनोखा सम्राट कैसे था? देखो, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध सम्राट थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और लिपि भाषा में हैं। क्यों थे ऐसी भाषाओं में? ताकि लोग उनको अच्छे से समझ लें भाई। फिर देखो, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने एक बात कही है। देखो, ये ध्यान से पढ़ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप सोचोगे एक बड़ा मक्कार था ये तो। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख लोगों से ज़्यादा मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। इतनी मतलब मानव मतलब इंसान की हानि की है उसने। इतने लोगों को बंदी बना लिया, लाख लोग मार दिए, और फिर कह रहा है कि मुझे दुख हो रहा है ना। ऐसा लग रहा है मगरमच्छ के आंसू छोड़ रहा है। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। ठीक है, जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते थे, दासों, ठीक है, जो प्यार करते थे तथा दासों और मर्तकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। मतलब किसी का कोई गया, किसी का कोई गया, सब दुखी हैं, तो मुझे भी दुख हो रहा है। और सबकी जड़ कौन है? ये महाराज सम्राट अशोक। ठीक है, अब मैंने धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मतलब वो कहते हैं ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। तो इन्होंने इतने लाखों लोग मारे, फिर कहते हैं धम्म का पालन करूंगा मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें।
देखो, खुद ने तो सारा कांड कर लिया और अब कह रहा है कि बेटे और पोते ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में परिवर्तन कैसे हुआ। धम्म शब्द संस्कृत के धर्म का प्राकृत रूप है, ठीक है। धम्म जब भी बोल रहे हैं तब समझ लेना कि वो धर्म की बात कर रहे हैं। अब अशोक का कलिंग युद्ध क्या था? कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। मतलब कलिंग युद्ध जब भी करें तब समझें तो आप समझना कि ये उड़ीसा की बात कर रहे हैं। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। ऐसा पाखंडी राजा जो इतने लोगों को मार के कह रहा है कि मैं भविष्य में नहीं करूंगा और मेरे बेटे और पोते भी ना करें। चलो एक बार के लिए मान ही लेते हैं कि उन्होंने सच में ही ऐसी चीज़ सीख ली कि युद्ध नहीं करना चाहिए था। तो फिर है अशोक का धर्म क्या था? अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा और किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छा व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे, ठीक है। उन्होंने किसी धर्म का किसी धर्म का पालन नहीं किया था, जैन, ईसाई, कोई भी धर्म, ठीक है। उन्होंने ये जो चीज़ बताई है ये चीज़ याद रखो कि उन्होंने ना ही किसी देवता की पूजा की, ना ही कर्मकांड की ज़रूरत समझी। जैसे बाप अपने बच्चों को व्यवहार सिखाता है वैसे ही प्रजा को वो सिखा रहे थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी, ठीक है। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग थे। होता है ऐसे तो कि भाई एक साम्राज्य में एक जैसे लोग थोड़ी ना रहेंगे, कई कई तरह के धर्म के लोग रहेंगे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच भी झगड़े हो रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी ड्यूटी है कि इन सब को ख़त्म करो। इसलिए उन्होंने धम्म महामात के नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। धम्म महामात जो उसके धर्म को फैलाएं, जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। वो कौन? धम्म महामात। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और शब्दों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। ऐसे भी लोग थे जो अनपढ़ थे, तो उन्होंने उन धम्म महात्माओं को कहा कि तुम लोग पढ़ के सुनाया करो। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे, ठीक है। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। मतलब कि अब तो भाई वहाँ पे डॉक्टर आ गए, वेटनरी सर्जन भेज दिए उन्होंने। कितने अच्छे राजा बन गए। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश क्या था ये पढ़ो। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तो अनुष्ठान होता है, जब बच्चों का विवाह होता है तो अनुष्ठान होता है, जन्म होता है तो अनुष्ठान होता है, यात्रा शुरू करते हैं तब अनुष्ठान होता है। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है भैया। ये किसने कहा? हमारे अशोक महाराज ने। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वे ज़्यादा फलदायी होंगी। वे रीतियाँ क्या थी? क्या मानना है, क्या चाहते थे हमारे सम्राट साहब? ये देख लो। ये रीतियाँ थी कि अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, बड़ों का आदर करो, सभी जीवों पर दया करो और ब्राह्मणों और श्रमणों को दान भी दो। देखो, पहले तो वो इतने इंसान मार चुके हैं, युद्ध कर चुके हैं, पूरा उन्होंने साम्राज्य बना लिया है, इतने राज्य अपने हिस्से में कर लिए, और अब वो कह रहे हैं कि दासों से प्यार करो, नौकरों से प्यार करो, बड़ों का आदर करो, जीवों पर दया करो, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान दो। चलो फिर भी मान लेते हैं उनकी रीतियाँ। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा मत करो, जैसे आजकल नेता लोग करते हैं ना, एक दूसरे को भड़का के अब वोट बटोरते हैं। वैसे कहा नहीं था सम्राट ने, कहा था कि अपनी ये धर्म की भी प्रशंसा मत करो और दूसरे की निंदा मत करो। दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो सोच लेना, आगे से किसी नेता के कहने से कह दो कि मुस्लिम बुरे हैं या हिंदू बुरे हैं, बहुत बुरी चीज़ है ये। सम्राट अशोक भी कह कर गए हैं, ठीक है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। अब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा है? उनके धर्म के अनुसार आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसे हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो उनके अनुसार आज भी
प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। ठीक है, ये देख लेना आप। फिर ये लिपियां हैं, मलयालम, तमिल, इस तरह से क्या था, ये युद्ध का त्याग करने वाले राजा ने ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया था। समझ गए। फिर हम करते हैं अन्यत्र की बातें। देखो, मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 साल पहले, चीन के सम्राट ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इससे बनने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। ठीक है, ये सीमा बनाने का मतलब था कि पशुपालक लोगों की से उनकी रक्षा हो जाए। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कराया गया। तो मतलब ये जो चीन की दीवार है ना, इसका कार्य कब तक चला? 2000 वर्षों तक, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है और ईंट पत्थरों से बनी हुई है। कितनी लंबी है? 6400 किलोमीटर। क्या क्या लगा हुआ है इसमें? ईंट और पत्थर। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है, मतलब आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पैदल चल सकते हैं, इतनी चौड़ी है ये दीवार। ठीक है, इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर एक निगरानी के लिए बुर्ज बनाया गया है। ठीक है, ये देखो, ये जो कमरे से दिख रहे हैं ना, ये 100-200 मीटर की दूरी पर एक एक बुर्ज है ताकि निगरानी रखी जाए। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? सम्राट अशोक कहते थे, या तो मेरी बात मान जाओ, वरना मैं तुम्हें सीधा करना जानता हूँ, मुझे युद्ध करना आता है, मुझे जीतना आता है, ये सब। तो ये समझाते रहते थे सम्राट अशोक। तो ये थी हमारे अशोक साहब की कहानी। और उपयोगी शब्द देख लो इसमें: साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत, धम, ये सब चीज़ें। और आपका काम है कि आप इनको क्वेश्चन आंसर्स को ढूंढोगे। अब इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, अगर फिर भी आपको मुश्किल लग रहा है तो मैं किस लिए हूँ? मुझे मैसेज करना कमेंट में जाके और बताना कि कहाँ दिक्कत आ रही है। इतना अच्छे से मैंने कहानी की तरह आपको बताया है। और अगर आप फिर भी नहीं कर सकते तो ये तो भाई अच्छी बात नहीं है, फिर सम्राट अशोक वाला रवैया होगा। पहले आपकी खिंचाई होगी और उसके बाद आपको धम का पाठ पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइव साइंस कैफे। और चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सब्सक्राइब मत करो, लाइक मत करो, पढ़ लिया करो। थैंक यू।